शेखर और विनायक दोनों बज़ाहिर मेरे झांसे में आ गए थे, लेकिन मैं उनकी किसी बात पर अंधा एतमाद करने के लिए तैयार नहीं था। लिहाजा मेरा पिस्तौल गोली उगलने के लिए पूरी तरह तैयार था। इस दौरान में मेरी नजरें गलियारे की मौजूदा हालत का बगौर जायजा ले रही थी। मैंने देखा कि कमरे के दरवाजे के करीब टूटी हुई बोतलों के छोटे बड़े तेज धार टुकड़ों का ढेर है। गलियारे के आखिरी सिरे पर भी शराब से भीगे फर्श पर अच्छा खासा कांच और किरचियां बिखरी हुई थी, जबकि दरमियानी हिस्से में भी जाबजा कांच के टुकड़े बिखरे थे। ऐसे में चर्मी जूतों के बगैर गलियारे के एक सिरे से दूसरे सिरे तक का फासला तय करना मुमकिन ही नहीं था। मैंने फौरन अपने जहन में इस सूरत हाल के मुनासिब इस्तेमाल का तरीका सोच लिया। शेखर और विनायक ने मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करवाया। दरवाजे में जुम्बिश हुई। मैंने पलक झपकते में फायर करने के लिए निशाना साध दिया। आहिस्तगी से दोनों की वाड़ खुलने पर मुझे स्टेन गन, फिर शेखर की शक्ल दिखाई दी और फिर सरतपा उसका वजूद नजर आ गया। उसके बाजू कमर की तरफ मुड़े हुए थे। उसने सर उठाकर मेरी तरफ देखा। मैंने बुलंद आवाज में कहा, ठहरो शेखर, ये बताओ कि मेरी रकम कहाँ है। उसने थके थके से लहजे में कहा, 8,500 रुपए खाट पर रखे हैं। हम दोनों के पास अब 40-50 रुपए हैं। विश्वास न हो तो हमारी जेब देख लो। मेरी स्टेन गन और पिस्तौल भी वहीं धरी है। मैंने कहा, ठीक है, अब तुम धीरे धीरे अंदर की तरफ मुड़ो और मुझे अपनी पीठ पर बंधे हाथ दिखाओ। वो बाहर कदम उठाते उठाते रुक गया और फिर दरवाजे में घूमकर खड़ा हो गया। उसके हाथ मेरी हिदायत के ऐन मुताबिक चादर का किनारा फाड़ कर बनाई गई रस्सी के जरिए बज़ाहिर काफी मजबूती से कमर के पीछे बंधे हुए थे। मैंने उसे सीधा होकर कमरे से निकलने का हुक्म दिया। वो दरवाजे के सामने मौजूद कांच के ढेर को देखकर कुछ झिझका, लेकिन उसके बाद उसे फलांग कर गलियारे में आ गया। कांच के छोटे बड़े टुकड़े उसके भारी भरकम बूटों के नीचे चुरमरा रहे थे। उसके मुकाबले में विनायक को ज्यादा परेशानी दरपेश हुई। उसने नफीस भूरे चमड़े की पट्टियों के जाल वाली चप्पल पहन रखी थी। तमाम तर एहतियात बरतने के बावजूद उसके दोनों पैरों की एड़ी और तलवे के अतराफ कांच से जख्म हो गए। ताहम वो धीरे धीरे कराहता हुआ आगे बढ़ता रहा और गलियारे के वस्त में खड़े शेखर के पास जाकर ठहर गया। वो दोनों अफसर उठाए हुक्म तलब नजरों से मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने ठोस लहजे में विनायक को कहा, सेठ, मेरा एक काम और कर दो। आगे बढ़ो और शेखर का शलोका इस तरह उठाओ कि मुझे उसकी कमर चारों तरफ से दिखाई दे। मेरी बात पूरी होते ही शेखर ने कदरे नाराज लहजे में कहा, तुम चिंता न करो, मैं कोई हथियार साथ नहीं लाया। मैंने बेलचक लहजे में कहा, ये जानकारी देने का धन्यवाद सेठ, तुम वही करो जो मैंने कहा है। कदरे तजब्जुब के बाद सेठ विनायक ने मेरी हिदायत पर अमल किया। शेखर का दावा दुरुस्त निकला। उसने खफगी से मुझे देखा, लेकिन मैंने उसके रद्द अमल पर कोई तवज्जो न दी। फिर मैंने उन्हें बैक वक्त मुखातिब करके कहा, अब तुम दोनों हॉल की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। सेठ, तुम अपना सीधा हाथ इसकी बगल से निकालकर अपने उल्टे हाथ को पकड़ लो। जब तक मैं न कहूं तुम दोनों को अपनी जगह से जरा भी नहीं हिलना। उन्होंने मेरी इस हिदायत पर भी अमल किया। मुझे पट्टियों के सहारे नीचे गलियारे में उतरने में मुश्किल पेश न आई। अलबत्ता कांच से खुद को बचाना मेरे लिए भी एक आजमाइश साबित हुआ। इस दौरान में मेरी नजरें शेखर और विनायक पर जमी रही थीं। खुदा जाने उन्हें मेरे इरादे का कितना इल्म था। उन्होंने पलट कर देखने की कोशिश नहीं की। ताहम मेरे फर्श पर उतरने के बाद शेखर ने कहा, तुम अंदर से अपना लूट का माल लेकर जल्दी से आ जाओ, हम हवेली से बाकी राशि पूरी कर देगा। अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए। हमारे कारिंदे यहाँ पहुँच गए तो गड़बड़ हो जाएगी। वो अंधाधुंध गोलीबारी कर सकते हैं। मैंने कहा, तुम चिंता न करो, मैं देर नहीं लगाऊंगा। परंतु इससे पहले विनायक, तुम शेखर के जूते और अपनी चप्पल उतार कर कमरे में फेंक दो। ये सुनकर विनायक भौंचक्का रह गया। शेखर की भी कुछ ऐसी ही कैफियत थी, मगर उसने फौरन ही खुद को संभाल कर सख्त लहजे में कहा, ये बताओ कि तुम चाहते क्या हो। मैंने कहा, तुम इतने भी मूर्ख नहीं हो कि इतनी सीधी सी बात न समझ सको, या फिर तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो। मेरे अंदर घुसते ही तुम दोनों यहाँ से भाग निकले तो मेरा पूरा 11,500 रुपया मारा जाएगा। शेखर ने दांत पीसते हुए कहा, तुम 5-7 सेकंड में वापस आ जाओगे। हम छल्लावा थोड़ी हैं कि इतनी जल्दी फरार हो जाएंगे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे उस कमरे से वापस लौटने की इतनी भी जल्दी नहीं है। मैंने उन्हें मशवरा तलब नजरों का तबादला करते पाया तो अपना लहजा यकलख्त सख्त बनाते हुए कहा, मैंने जो कहा उसे तुरंत करो। सेठ, पहले तुम अपनी चप्पलियां उतारो और हाथ नीचा करके और एक एक करके कमरे में फेंको। शाबाश। विनायक अपनी चप्पलें उतारते हुए धीमी आवाज में कराहा। उसे अपने नरम नाजुक तलवों में किरचियां उतर जाने के खदशे ने भी हल्कान कर रखा होगा। बहरहाल उसने ढीले हाथों से पहले एक और फिर दूसरी चप्पल कमरे के खुले दरवाजे से अंदर उछाल दी।
پھر وہ شیکھر کے قدموں میں جھکا اور پہلے بائیں اور دائیں پاؤں میں موجود فوجی طرز کے بوٹ کے تسمے ڈھیلے کر کے شیکھر کو باری باری اپنے پیر اوپر اٹھانے کو کہا۔ شیکھر کا چہرہ سپاٹ تھا، لیکن میں سمجھ سکتا تھا کہ وہ بادل نخواستہ میری منمانیاں برداشت کر رہا ہے۔ تاہم اس نے بوٹ اتروانے میں کوئی مزاحمت نہ کی۔ ونائک اس کے قدموں میں رکھے دونوں بوٹ سنبھال کر میری طرف مڑا اور پھر بائیں ہاتھ میں موجود بوٹ دروازے سے کمرے کے اندر کی طرف اچھالا، لیکن شاید زور لگانے کی وجہ سے بوٹ بائیں طرف والی شراب کی پیٹیوں کی قطار سے ٹکرا کر میرے سامنے آن گرا۔ میں یہ دیکھتے ہی بلا سوچے سمجھے اس بوٹ کو اٹھا کر کمرے میں پھینکنے کے لیے جھکا، لیکن عین اسی وقت فضا میں یک کے بعد دیگرے برائے نام وقفوں سے 3 دھماکے فضا میں گونجے۔ لمحہ بھر کے لیے میرا دماغ سن ہو گیا۔ میری خوش قسمتی کے غائب دماغی کے اس برائے نام وقفے نے مجھے ناقابل تلافی نقصان نہیں پہنچایا۔ میرا ذہن پلک جھپکتے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھ پر گولیاں چلائی گئی ہیں اور فائرنگ کرنے والا انہی دونوں میں سے کوئی ایک ہے، اور یہ کہ خوش نصیبی سے یہ گولیاں تو میرے وجود میں پیوست نہیں ہوئی، مگر اگلی گولی شاید میری کھوپڑی اڑا دے گی۔ میں نے اسی خمیدہ حالت میں اپنے جسم کو حتی الامکان تیزی اور قوت سے اچھالا اور لگ بھگ اڑتا ہوا کمرے میں جا گرا۔ میں شراب میں بری طرح بھیگے قالین پر پہلو کے بل گرا ہی تھا کہ یک کے بعد دیگرے 2 دھماکے اور گونجے۔ غالباً میرے والدین کی دعاؤں نے اس بار بھی دونوں گولیوں کا رخ بدل دیا، تاہم وہ میرے جسم کے بہت قریب سے گزری تھی اور شاید صوفے کی دبیز گدیوں میں پیوست ہو گئی تھی۔ میری گرفت جبلی طور پر مضبوط ہو جانے کی وجہ سے پستول ابھی تک میرے ہاتھ میں تھا، نشانہ باندھنے کی مہلت بالکل نہیں تھی۔ گولیوں کی اگلی باڑ کسی وقت بھی میری طرف آ سکتی تھی۔ میں نے پستول کی نال کا رخ گلیارے کی طرف کیا اور لگاتار لبلبی دباتا چلا گیا۔ کمرے کی محدود فضا یک کے بعد دیگرے دھماکوں سے جھنجھنا اٹھی، ساتھ ہی مجھے وقفے سے 2 بار اذیتناک چنگھاڑیں سنائی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق پستول کے میگزین میں اب بھی کئی گولیاں باقی تھیں، تاہم مزید فائر کرنے سے پہلے میں نے خود کو دشمن کی گولی کی زد سے بچانا ضروری سمجھا۔ میں فرش پر پلٹیاں کھا کر دروازے کے سامنے سے ہٹ گیا۔ میں نے گولیوں کے جواب میں دونوں چیخوں کی آواز لگ بھگ ایک ساتھ سنی تھی۔ میں نے قیاس کیا کہ اس کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ میری اندھا دھند چلائی گولیوں میں سے کم از کم 2 نے شیکھر اور ونائک کو گھائل کر دیا ہے، مگر یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ گولیاں کس حد تک کارگر ہوئی ہیں۔ اگر کسی گولی نے ان دونوں میں سے کسی کی کھوپڑی میں چھید بنایا ہوتا تو اسے چیخنے کی بھی مہلت نہ ملتی۔ اگر مجھ پر گولیاں برسانے والے میں ابھی دم باقی ہوتا تو وہ موقع ملتے ہی مجھے دوبارہ نشانہ بنا سکتا تھا۔ اپنے دشمنوں کی حالت جانچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، میں اپنی جان خطرے میں ڈال کر باہر جھانکوں۔ کچھ سوچ کر میں نے متبادل طریقہ اپنانا بہتر سمجھا۔ میں گھٹنوں کے بل چلتا ہوا تیزی سے کمرے کے دروازے کے پاس پہنچا اور پھر تیزی سے ہاتھ باہر نکال کر پستول کی نال گلیارے کی طرف سیدھی کی اور اندازے سے نشانہ لے کر پورا میگزین خالی کر دیا۔ دھماکوں کے ساتھ ہی فضا میں ایک اور دردناک چیخ گونجی۔ اس کے بعد چند ثانیوں تک کوئی بری طرح ٹکرایا اور پھر مکمل سناٹا چھا گیا۔ 15-20 ثانیوں تک باہر سے کوئی آواز سنائی نہ دی تو میں نے خطرہ مول لینے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے تیزی سے باہر جھانکا اور پھر 2 ہی ثانیوں میں سر اندر کر لیا۔ اس دوران میں کوئی فائر نہیں ہوا۔ میں نے لمحہ بھر کے وقفے میں باہر کی جو جھلک دیکھی تھی اس کے تجزیے سے مجھے کوئی گولی نہ چلنے کی وجہ بھی معلوم ہو گئی۔ مجھے خون میں لت پت ونائک منہ کے بل پڑا دکھائی دیا، جبکہ شیکھر پیٹیوں سے ٹیک لگائے یوں بیٹھا نظر آیا کہ اس کا سر سینے پر جھکا ہوا تھا۔ اس کے شانے بے ڈھنگے انداز میں ڈھلکے ہوئے تھے اور وہ بھی خون میں بھیگا ہوا تھا۔ میں نے بلا شبہ اضطراری طور پر اور محض اندازے سے فائرنگ کی تھی، لیکن اس تنگ گلیارے میں درجن بھر گولیوں سے بچ نکلنا خوش قسمتی ہی ہوتی۔ اس رات تقدیر نے ان سے منہ پھیر لیا تھا۔ میں نے اس مرتبہ جھانک کر قدر توجہ سے جائزہ لیا۔ اس دوران میں شیکھر اوندھے منہ گر چکا تھا۔ اس کا بایاں ہاتھ بے ڈھنگے انداز میں سامنے پھیلا ہوا تھا، جیسے دائیں اجل سے زندگی کی بھیک مانگ رہا ہو، لیکن اس نے تو اپنے کھاتے میں ان کے نام پہلے ہی قلم زد کر دیے تھے۔ میرے لباس سے اٹھتی شراب کی کریہ بدبو سے مجھے سانس لینا دوبھر ہو رہا تھا، تاہم میں نے یہ اذیت وقتی طور پر فراموش کر کے پستول میں گولیوں سے لبالب بھرا نیا میگزین چڑھا لیا اور پستول کا چیمبر پیچھے کھینچ کر گولی برسانے کے لیے تیار کر لیا۔ چکناچور بوتلوں کا اونچا سا ڈھیر پھلانگ کر میں گلیارے میں پہنچ گیا۔ ادھر ادھر بکھری چھوٹی بڑی کرچیوں سے حتی الامکان بچتا بچاتا میں شیکھر اور ونائک کی طرف بڑھا۔ میرے پستول کی نال کا رخ مسلسل ان دونوں کی طرف تھا۔ مجھے ان کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی معلوم ہو گیا کہ ان کی کہانی واقعی ختم ہو چکی ہے۔ ونائک کو ایک ہی گولی لگی تھی جو اس کی چھاتی میں دل کے پاس اتر گئی تھی۔ اس نے مرنے میں زیادہ دیر نہ لگائی ہوگی۔ شیکھر کی موت زیادہ اذیتناک رہی ہوگی۔
पहली गोली उसके पेट में नाफ से जरा हटकर पैवस्त हुई थी, जबकि दूसरी गोली उसकी गर्दन में बाएं से दाएं आर पार हो गई थी। उस दूसरी गोली ने उसे तेजी से अंजाम को पहुंचा दिया था। मैंने उसकी रान तले दबा पिस्तौल उठाना चाहा, मगर वो खून और शराब के मलगूबे में इस तरह लिथड़ा हुआ था कि मैंने अपना इरादा तर्क कर दिया। मैंने महज रस्मी कार्रवाई के तौर पर विनायक की तलाशी ली। उसकी पतलून की अकबी जेब में मोटा सा बटवा ठुसा हुआ था। मैंने उसे खोल कर देखा तो उसकी दोनों तहों में बड़े बड़े नोट रखे हुए थे। मैंने गिने बगैर अंदाजा लगा लिया कि उनकी मालियत कम से कम 3000 रुपया रही होगी। इसका साफ मतलब ये था कि विनायक ने अपने पास मौजूद नकद रकम के हवाले से मुझसे झूठ बोला था। पता नहीं उन्होंने अंदर कमरे में अपने दावे के मुताबिक रकम रखी भी होगी या नहीं। फिर मैंने अपने मासूमाना ख्याल पर खुद को सरजनिश की, भला अब भी किसी शक की गुंजाइश है। इन दोनों ने मिलकर मुझे झांसा देने और मार गिराने का मंसूबा बनाया था। मेरी हिमाकत की बुलंदी ये है कि मैंने शेखर के कब्जे में हथियार न होने की तो तसल्ली कर ली, लेकिन मेरे मोटे दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि विनायक भी तो अपने लिबास में पिस्तौल छुपा कर ला सकता है। उन्होंने बाहमी झगड़े का झांसा देकर बड़ी खूबसूरती से मुझे यकीन दिलाया था कि विनायक अब शेखर की किसी भी जारहाना कार्रवाई से लाताल्लुक हो चुका है, और मेरी इस खाम ख्याली ने आज मुझे लगभग कब्र में पहुंचा ही दिया था। शेखर का शलोका खून में बुरी तरह लिथड़ा हुआ था, तहाँ मैंने उसकी तलाशी से पहलू तही से गुरेज किया। उसने शलोके के नीचे एक बंडी पहनी हुई थी जो खून में भीगी होने की वजह से चिपचिप कर रही थी। मैंने चुटकी से उसका निचला सिरा पकड़कर ऊपर उठाया। मुझे उसकी कमर पर चमड़े की एक चौड़ी पेटी बंधी नजर आई। मैं ये मंजर देखकर चौंका। ऐसी पेटियां उमूमन रकम महफूज रखने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। मैंने टटोला तो उसमें मौजूद खाने काफी फूले हुए महसूस हुए। कुछ ही देर में बड़े नोटों की खासी बड़ी तादाद गड्डी की शक्ल में मेरे हाथ में मौजूद थी। मैंने सरसरी सी गिनती की तो वो 21,000 रुपए की लगभग रकम बनी। उस मुर्दार ने मुझे गच्चा देने की कोशिश की थी। उन्हें वहीं निशान इबरत बना छोड़कर मैं कमरे में पहुंचा। मुझे सामने ही बिस्तर पर 8,000 रुपया और दोनों हथियार रखे नजर आ गए। इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि उन्होंने मेरे इस कयास से फायदा उठाकर मुझे मार गिराने की कोशिश की थी कि उनके पास सिर्फ यही 2 हथियार हैं। वो गालिबन मुझे कमरे में दाखिल होते हुए अकब से गोली का निशाना बनाना चाहते थे। मैं अब जल्द अज जल्द वहां से निकलना चाहता था, मगर हस्बे आदत मैंने रुखसत होने से पहले कमरे का जायजा लेना मुनासिब समझा। वहां मुझे स्टेन गन के इजाफी मैगजीन और गोलियों से भरी एक थैली के अलावा एक ही काबिल तवज्जो चीज नजर आई, और वो था मसहरी के सरहाने ताक में रखा कैनवस का एक बैग। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर उसे उठाया और मसहरी पर रख कर उसे खोला। उसमें नफीस कपड़े के मर्दाना मलबूसात भरे हुए थे। मुझे उस वक्त कोई खजाना मिल भी जाता तो इतनी खुशी न होती। शराब में भीगे लिबास से उठने वाले बदबू के भपके मेरा दिमाग शल कर रहे थे। मैंने कुछ ज्यादा गौर फिक्र किए बगैर अपना लिबास उतार कर एक मखसूस तर्ज की इलाकाई शलवार और रेशमी शलोका ज़ेब तन कर लिया। बैग को साबिका जगह रखने के बाद मैंने स्टेन गन और पिस्तौलों की जोड़ी के तमाम मैगजीन जल्दी जल्दी लोड किए और इजाफी मैगजीन लिबास में उड़स लिए। स्टेन गन मैंने शाने से लटकाई और अपना पिस्तौल संभाल लिया। अब मुझे खुद को मुसल्ला दुश्मनों की अच्छी खासी फौज से लड़ाई के लिए तैयार करना था। मेरे तमाम हवास पूरी तरह चौकन्ना थे। मैं कमरे से निकला और कांच के टुकड़ों से बचता बचाता शेखर और विनायक की लाशों के पास से गुजरता ऋषभ की सीढ़ियों के पास पड़ी लाश के करीब पहुंचा। उसकी लाश इस तरह पड़ी थी कि उसे फलांगे बगैर ऊपर जाना मुश्किल था। मैंने खुद को इस नापसंदीदा हरकत से बचाने के लिए जीने की दूसरी तरफ की सीढ़ियों का इस्तेमाल मुनासिब समझा। इस दौरान में मेरे कान बाहर से आने वाली किसी आवाज पर लगे हुए थे, ताहम मुझे अब तक कोई हल्की सी खटपट भी सुनाई न दी थी। इसका मैं यही नतीजा अखज कर सकता था कि शेखर के मुसल्लाह चेले अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे थे। ताहम मैं ये हौलनाक इम्कान भी नजरअंदाज करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था कि वो फाटक से बाहर घात लगाए बैठे होंगे, ताकि मैं जैसे ही बाहर कदम रखूं वो बेदरेग मुझे भून डालें। ये जानलेवा इम्कान अपनी जगह, लेकिन मेरे लिए खतरा मोल लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैंने धड़कते दिल के साथ गोदाम का आहनी दरवाजा बाहर की तरफ धकेला। सन्नाटे में हल्की सी चरचराहट भी गूंजती महसूस हुई। मैंने पिस्तौल गोली चलाने के लिए तैयार रखते हुए बाहर झांका। हॉल बज़ाहिर बिल्कुल खाली था। मैंने अल्लाह का नाम लेकर कदम बाहर रखा और फिर तेजी से दौड़ता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ लपका, ताकि अगर वहां मेरा कोई दुश्मन घात लगाए बैठा भी हो तो उसे मेरा निशाना लेने में मुश्किल हो। ये अलग बात है कि मैं बिना किसी कष्ट के हॉल के दरवाजे तक पहुंच गया। बाहर झांक कर बगौर जायजा लिया। हद्दुल इम्कान तवज्जो से देखने के बाद भी मुझे गिराज में किसी ज़ीरूह की मौजूदगी के आसार नजर न आए।
सामने बड़ा फाटक और उसमें मौजूद दरवाजा बदस्तूर मजबूती से बंद दिखाई दे रहे थे। गिराज में और बाहर सन्नाटे की हुक्मरानी थी। मैं मजीद ताखीर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था, लिहाजा एक बार फिर रब्बे जुल जलाल के आसरे पर बाहर निकल आया। मेरी कुव्वत बसारत और समात अपनी पूरी इस्तिताअत के मुताबिक काम कर रही थी और मेरा पिस्तौल गोली उगलने के लिए बस उंगली की हल्की सी जुम्बिश का मुंतजिर था। मुझे फौरन ही यकीन हो गया कि गिराज वाकई मेरे किसी भी दुश्मन से पाक है। अब मुझे बाहर की सूरत हाल का जायजा लेना था, जहां पर मुझे सबसे संगीन खतरा दरपेश हो सकता था। मैं अपने कदमों की आवाज हत्तुल इम्कान दबाते हुए फाटक के पास पहुंचा और दरवाजे का जायजा लिया। मुझे समझने में मुश्किल पेश नहीं आई कि सामने दिखाई देने वाली कल दबाते ही दरवाजा खुल जाएगा। मैंने अपने कशीदा आसाब पुरसुकून करने के लिए एक गहरा सांस लिया और फिर दरवाजे और फाटक की दरमियानी छर्री से कान लगा दिया। मुझे झींगरों के मखसूस साजीने और कहीं दूर इक्का दुक्का कुत्तों के भौंकने के अलावा कोई आवाज सुनाई न दी। ताहम मुझे बखूबी इदराक था कि मेरी घात में बैठे दुश्मन भी ढोल ताशे नहीं बजा रहे होंगे। मैंने एक बार फिर लंबा सा सांस लिया। खतरा इतना संगीन है कि मुझे आखिरी हद तक इत्मीनान किए बगैर बाहर कदम रखने का सोचना भी नहीं चाहिए। मुझे कोई ऐसा तरीका तलाश करना होगा कि मुमकिन तौर पर बाहर घात लगाए बैठे दुश्मनों का उनकी नजरों में आए बगैर जायजा ले सकूं, या मुझे मैदान साफ होने का हतमी यकीन हो जाए। तभी मेरे जहन में एक सादा सी तरकीब आई। इस सूरत हाल में इतना ही एहतमाम मुमकिन था। मैंने तेजी से आसपास नजरें दौड़ाईं और फिर दाएं तरफ दीवार के करीब खड़ा एक खस्ता हाल और नाकारा फौजी तर्ज का ट्रक मेरी नजरों का मरकज बन गया। वो गिराज की बैरूनी दीवार के मुतवाजी खड़ा था और दीवार से उसका फासला 4 फुट के लगभग रहा होगा। अपने मकसद के लिए वो मुझे काफी मौजू लगा। मैं तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। जरा सा जोर लगाने से उसके ड्राइविंग कैबिन का दीवार की जानिब वाला दरवाजा खुल गया। मैं किसी खास मुश्किल के बगैर कुछ ही सानियों में ट्रक के कैबिन की गर्दो गुबार में बुरी तरह अटी छत पर पहुंच गया। मैंने अपना पिस्तौल दोबारा संभाला और आहिस्ता आहिस्ता खड़ा होकर दीवार की दूसरी तरफ नजरें दौड़ाईं। मुझे वहां हर तरफ तारीकी और वीरानी का दौर दौरा नजर आया। बाहर का मंजर देखकर मुझे बज़ाहिर अपना ये खदशा गलत लगा कि बाहर दुश्मन हथियार संभाले घात लगाए बैठे होंगे, लेकिन मुझे बखूबी इदराक था कि अगर बाहर निकलने के बाद मेरा ये अंदाजा गलत साबित हुआ तो ये मेरी जिंदगी की आखिरी गलती साबित होगी। इसलिए मैं कोई ऐसी तरकीब सोचने के लिए दिमाग लड़ाने लगा जिससे मैं खुद को महफूज रखते हुए बाहर दुश्मनों की मौजूदगी या अदम मौजूदगी का यकीनी पता लगा सकूं। बिलाखिर मेरा जहन एक तरकीब पर यकसू हो गया। मौजूदा सूरत हाल में यही कुछ मुमकिन था। मैं वापस ट्रक के ड्राइविंग कैबिन में पहुंचा और पिस्तौल लिबास में उड़स कर धूल की मोटी तह में दबी चौबी नशिस्त को उसकी जगह से उखाड़ने की कोशिश करने लगा। मुझे ज्यादा जोर आजमाई नहीं करना पड़ी। गर्दो गुबार का गाजा चेहरे पर सजाने और सांस में उतारने के बाद मैंने अच्छी खासी वजनी लगभग 5 फुट लंबी नशिस्त उखाड़ ली। कुछ ही देर के बाद मैं उस नशिस्त समेत ट्रक के ड्राइविंग कैबिन की छत पर पहुंच गया। मैंने नजरों से एक बार फिर ट्रक से दीवार का फासला नापा और फिर मुतमईन होकर नशिस्त को बाजुओं में संभाल कर सीधा खड़ा किया और उसका एक सिरा आहिस्ता आहिस्ता आगे झुकाने लगा, हत्ता कि वो सिरा दीवार पर टिक गया। अब वो नशिस्त ट्रक और दीवार के दरमियान पुल की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। मैंने उसे हिला जुला कर तसल्ली कर ली कि वो बिल्कुल नहीं डगमगाती। मुतमईन होने के बाद मैं नशिस्त पर से गुजर कर दीवार पर पहुंच गया। बाहर बदस्तूर सन्नाटा था। मैंने इस बार महज चंद सानियों तक जायजा लिया, फिर नशिस्त को खींचकर एक बार फिर खड़ा कर दिया। उसके बाद मैंने उसे दोनों हाथों से मजबूती से थाम कर सर से ऊपर उठाया और खुद को अच्छी तरह मुतवाज़िन करते हुए पूरी कुव्वत से गली में उछाल दिया। पूरा जोर लगाने के बावजूद मैं उस भारी नशिस्त को गली के वस्त तक भी ना पहुंचा सका, ताहम उसका जमीन पर गिरने से खासा जोरदार धमाका हुआ। इस दौरान में मैंने खुद को संभाल कर अपना पिस्तौल संभाल लिया और चौकन्नी नजरों से इर्द गिर्द का जायजा लिया। नशिस्त की इतनी बुलंदी से गिरने की आवाज काफी दूर तक सुनी जा सकती थी। अगर वहां वाकई कोई मौजूद होता तो उस पर कोई रद्द अमल आना लगभग यकीनी था। ताहम मुझे वहां बदस्तूर सन्नाटे की हुक्मरानी नजर आई। मेरे आसाब यकलख्त पुरसुकून हो गए। बाहर कोई मेरा मुंतजिर नहीं है। मैं बेफिक्र होकर बाहर निकल सकता हूँ, लेकिन मुझे एक पल की भी ताखीर नहीं करना चाहिए। मैं तेजी से उतरा और फाटक की तरफ दौड़ा।
कल दबाते ही एक हल्के से खटके के साथ दरवाजा खुल गया। मैंने रस्मन बाहर का जायजा लिया और फिर लगभग दौड़ते हुए अपनी गाड़ी के पास पहुंच गया। इस दौरान में सुभाष और योगेश की मुड़ी तुड़ी लाशें अच्छी खासी अकड़ गई थी। मैंने उनके मस्क चेहरों से नजरें बचाते हुए दोनों को खींचकर गाड़ी से निकाला और जमीन पर डाल दिया। इससे ज्यादा मैं उनकी क्या मदद कर सकता था। अकबी नशिस्त पर औंधी पड़ी बिरयानी की काप तो मैंने बाहर फेंक दी। ताहम नशिस्त पर और नीचे बिखरे चावल साफ करने का मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं था। मैं ड्राइविंग सीट पर बैठा। इग्निशन में चाबी घुमाते ही ब्यूक ने झरझरी ली और झूमकर मेरा खैर मकदम किया। मैंने हेडलाइट्स रोशन किए बगैर गाड़ी आगे बढ़ाई। विनायक की फैक्ट्री पर मुकम्मल तारीकी और सन्नाटा छाया हुआ था। सड़क आते ही मैंने गाड़ी दाएं तरफ मोड़ी और रफ्तार बढ़ा दी। मैं खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। खासी कश्मकश के बाद मैंने न सिर्फ अपना मकसद हासिल कर लिया था बल्कि जिंदा सलामत निकलने में भी कामयाब हो गया था। मैं कुछ ही देर में खतरे की जद से बहुत दूर निकल जाऊंगा।